अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है उसमें इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है और ख़ास तौर पे इस वजह से कि जिस तरीके से क्रैकडाउन शुरू हो गया हुआ है पीटीआई के कैंडिडेट्स के ऊपर और जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, उनसे कागज़ात नामज़दगी छीने जा रहे हैं, लोगों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो इससे फिर सवाल ये उठता है कि फिर इलेक्शन होगा तो किस तरह का होगा? अव्वल तो इलेक्शन होएगा ही नहीं अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल हुई क्योंकि 70-80% अगर अवाम जो है, वो एक पार्टी के इसमें शरीक नहीं हो सकेंगे, तो फिर बाकी इलेक्शन क्या होगा? तो इसी का ज़रा तजिया करेंगे, इसके साथ जुड़ी हुई जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं, उसको भी ज़रा देखते हैं और इन तमाम अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साहब, बड़े भाई जनाब शोएब मरगूब साहब। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र शोएब भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जिसका मैंने थोड़ा-सा ज़िक्र किया है, ये कोई ड्रामा चल रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस की डेट आ चुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये पकड़-धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये हो क्या रहा है जी? जी, बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि एक ऐसे इलेक्शन हो जो मुस्तकबिल में डीसीज़ इलेक्शन कहलाएँ। 1985 में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें नवाज़ शरीफ को जितवाया गया था, वो भी इसी तरह हुए थे जब जनरल ज़िया साहब ने सारे आरओज़ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह सारे के सारे इधर से ले लिए हुए थे। तो ये इलेक्शन का एक ऐसे सीन क्रिएट किया हुआ है, इससे बेहतर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया जाए, जैसा मैं पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुका हूँ। उनको कहा हाँ, जाए, हाँ, भाई साहब आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, भाई बाप आप इख्तियार सँभालें और मुल्क को चलाएँ क्योंकि आप ही चला सकते हैं। आपकी 3 हाँ, हुकूमतों ने और पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतों ने मुल्क को इतना तरक्की याफ़्ता बना दिया हुआ है कि हम इस वक़्त इंटरनेशनल सीन पर इंडिया को पीछे छोड़ चुके हुए हैं। तो यही मतलब सारे मनाज़िर है ना, जी, मईशत हाँ, इतनी हाँ, अपना हमारी रईसाना हो चुकी हुई है, इतनी अमीराना हो चुकी हुई है कि हम जैसे माज़ी में जापान को कर्ज़े दिया करते थे, अब भी जापान को कर्ज़े दे रहे हैं। तो मतलब एक थके हुए वज़ीर-ए-आज़म को अगर हम एक बार फिर आज़माना चाहते हैं, तो उस हाँ। सिस्टम पर फटे मुँह। हुँ। तो मुझे ये बताएँ शोएब भाई कि फिटे मुँह तो हो गया, लेकिन मसला ये है कि जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो इस सिस्टम से उन वो लगा के बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि चलें, हम इस वक़्त तो ये क्रैकडाउन जो हो रहा है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन डे आएगा तो हम अपनी अपनी जो वॉइस है वो बता सकेंगे लोगों को कि हम ये सोच रहे हैं। तो इसमें अब ये जो पकड़-धकड़ हो रही है, फॉर्म्स की छीना-झपटी हो रही है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जैसे निज़ामी हुकूमत को चलाने के लिए कई टियर्स बनाए जाते हैं कि फेडरेशन में एक है, प्रोविंस में है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो उसी तरीके से इन्होंने पीटीआई को रोकने के लिए कई टियर्स बनाए हुए हैं। मसलन इन्होंने सबसे पहले तो ये देखना है कि कागज़ात नामज़दगी जमा ना हो सकें, उसके लिए छीना-झपटी चल रही है। अच्छा, कागज़ात नामज़दगी जमा कराने वाले ना मुयस्सर आएँ, उसके लिए गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। आप गुजरात देखें, गुजरात में जितने भी कैंडिडेट हैं, सब के सब अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। अंडरग्राउंड से मतलब ये है कि मेन कैंडिडेट अंडरग्राउंड है, परवेज़ इलाही के साथ राब्ता कोई नहीं है, जो 3 सीटों पे खड़े होना चाह रहे हैं। इसी तरीके से इमरान खान के साथ राब्ता कोई नहीं है। फिर दूसरे टियर के तौर पर इन्होंने जो ये एक खत लिखा है कि 65 के करीब नामज़द 63 के करीब पे ये कैंडिडेट बन ही नहीं सकते, तो उन लोगों का कैंडिडेचर रोका गया है। तो ये तीसरा ये है कि कागज़ात नामज़दगी छीन लें। अब ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि कागज़ात नामज़दगी छीन हाँ, के भाग रहे हैं। उमैर न्याज़ी साहब के साथ वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत होगी, तो काज़ी हुँ, फ़ायज़ ईसा साहब का फैसला बीच में मौजूद है कि आप इलेक्शन को रुकवाना चाहते हैं। हम उस हाँ, वक़्त एक उस दौर में गुज़र रहे हैं जब जनरल ज़िया-उल-हक ने अपने रेफरेंडम के लिए एक सवाल रखा था कि क्या आप मुसलमान हैं? तो हाँ, सबने ज़ाहिर है कहना था कि हाँ जी, हम मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा कि हुँ, फिर मैं सदर बन गया क्योंकि मैं इस्लाम नाफ़िज़ करना चाहता हूँ और तो कोई है नहीं इस सूबे में। तो क्या इस बात वक़्त ये है कि अगर कोई ये रिट लेके जाता है कि इलेक्शन मुनसिफ़ाना हो, तो इलेक्शन को मुलतवी कराने की साज़िश है। अगर कोई ये लेने के जाता है कि मेरा रिटर्निंग ऑफ़िसर वो सॉरी मेरा सेकंड करने वाला या मेरा है? कैंडिडेट अगवा हो गया, मेरा कोई और अगवा हो गया, तायद कुनिंदा अगवा हो गया, तजवीज़ कुनिंदा अगवा हो गया, तो आप इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। अगर कोई कह रहे देखिए केपीके में 125 के करीब लोगों के गिरफ्तारियों के और इन चीज़ों के ऑर्डर जारी हुए जो कोर्ट ने भी कहा। तो हुँ, वो सारी इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश ना हो जाए कहीं अब केपीके की अदालतों में भी हो रही है, पंजाब की अदालतें तो बेचारी अब बैठ गई है ना डर के मारे कि हमारे खिलाफ हाँ, कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपना कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल मामला चीफ लग गया। जस्टिस का फैसला ना हो जाए। ऑनरेबल तो गलत कह दिया क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हमें ऑनरेबल ना कहा जाए, सिर्फ हाँ, जज कहा जाए क्योंकि ये साफ लिखना मना फरमाया उन्होंने। वो तो हकीकत बहरहाल पसंद अब आदमी है ना बेसिकली। हाँ,
ये चीज़ जो है ना बिल्कुल एक नफ़ी है जमहूरियत की। हम एक ऐसी जमहूरियत नाफ़िज़ करना चाहते हैं जिसमें जमहूरियत के सिवा हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मुझे एक जी। चीज़ बताएँ आपने सारी ज़िंदगी ये काम किया है, आपने मुख़्तलिफ़ इलेक्शंस कवर किए हैं। कभी इस तरह भी हुआ है कि ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक किया जाए जो कि उस्मान डार की वालिदा के साथ हुआ है? फिर हम दूसरी जो लोग अंदर हैं ख़वातीन हमारी, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा बल्कि सुना है कि उनके जो कागज़ात नामज़दगी हैं उनके लिए सिग्नेचर्स लेने दिए जा रहे हैं। तो ये कभी इस तरह की चीज़ें पहले देखी हैं आप? देखिए, थोड़ा-सा ये सुना था हमने कि जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवाए थे 1977 में, तो मलिक मोहम्मद अख्तर जो लाहौर के हल्का नंबर 3 से खड़े थे, जान मोहम्मद हाँ, अब्बासी जो उनका मुकाबला करते हैं भुट्टो साहब का लाड़काना में जमात इस्लामी की लाड़काना में टिकट हाँ, पर। हाँ, तो हाँ, ये कुछ लोग जो है ना, ये अगवा हुए थे। कुछ हाँ, लोगों को कागज़ात नामज़दगी दाखिल कराने से रोका गया था, लेकिन टोटल जो मेरी बाद में नसरुल्लाह खान साहब से भी बातें इस पे होती रही थी, तो उनका ये कहना था कि 33 के करीब सीटें थी जिनका तनाज़ा था। पूरे अच्छा, इलेक्शन मुल्क भर के इलेक्शन रिग नहीं थे। पीपल्स पार्टी के जुलूस मैं खुद मार रोड पर देखता रहा हूँ। बड़े अगर वो जलसे का हेड मार रोड पर है तो हुँ, टेल चुबुर्जी पे मतलब कई-कई मील लंबे जुलूस होते थे। अच्छा, तो ये नहीं है कि हर सीट पर रिगिंग हुई थी, लेकिन चूँकि एक टेम्पो बन गया था, एक 3, हुँ, 4, 5 जितने हल्के लाहौर में थे, उसके बाद कुछ हल्के लाड़काना में थे, कुछ और थे, तो उससे इलेक्शन की जो एक रिट थी, वो खत्म हो गई थी। और सज्जाद अहमद जान साहब का नाम एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे तारीख में लिखा गया, जो मतलब जैसे जस्टिस मुनीर साहब जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हुँ, में के चीफ जस्टिस में हाँ, जजेस में थे, उसी तरीके से सज्जाद अहमद खान साहब ज जान साहब इलेक्शन में थे। जान, तो अब हुँ। एक नए कुछ और लोग भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं उसी तरह के मंज़रनामे में। वो लिस्ट देखें जैसे लिस्ट छोटी उनको लग रही है ना, वो सोच रहे हैं कि ज़रा ये हाँ, छोटी तो लिस्ट है, इसको जैसे ज़रा बड़ा जैसे किया जैसे जैसे जस्टिस नसीम हसन शाह है, क्या तारीख में नाम है उनका? मौलवी हाँ, मुश्ताक हुसैन साहब है, क्या तारीख में नाम है? तो अब की हमारी जुडिशरी के कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो सज्जाद अहमद जान साहब बन जाएँ, कुछ चाहते हैं हुँ, कि वो मौलवी मुश्ताक हुसैन बन जाएँ, कुछ हुँ, नसीम हसन हुँ। शाह, कुछ अनवार उल हक। तो लेकिन तारीख जिस जो तरह है ये ना उस्मान डार की वालिदा के साथ हुआ है, ये तो कभी अनथिंकेबल था। हमने मतलब माउंट जैसी एक खातून जो हैं, उनका जाके खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे गिरेबान को टच करना, इस तरह की चीज़ें करना मतलब दिस इज़ नॉनसेंस। ये चीज़ नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में जब बेनज़ीर के पोस्टर गिराए गए जहाज़ों से, तो हाँ, एक हाँ, तस्वीरों की हद तक ये ख़्वाहिश मौजूद थी। तस्वीरों की हद तक ये हुँ, ख़्वाहिश मौजूद थी। मैं फिर हाँ, कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के तस्वीरें। दौरे हुकूमत में तस्वीरों की हद तक ये ख़्वाहिश मौजूद थी और यहाँ तक जुमले कहे गए थे, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन नई नस्ल की इत्तला के लिए कि उन्होंने बनाए हुए थे कि मामा तिया टैक्सी, तो ये इस तरह के मतलब ये हाँ, वल्गर जुमले, वेग जुमले, तहज़ीक आमेज़ जुमले ये उस वक़्त मौजूद थे। अब ये है कि ये प्रैक्टिकल हो गए हैं। मतलब जो हुँ, उस वक़्त सिर्फ़ टेम्परामेंट में मौजूद थे, माइंडसेट में मौजूद थे, वो अब माइंडसेट ओपन होकर अमली शक्ल में क्योंकि आ गए। उसको एक्सेस मिल गया, उसको सपोर्ट मिल गई मुख्तलिफ़ इदारों की। वो इदारे कौन से हैं, हुँ, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनकी सपोर्ट के हुँ, साथ वो जमहूरियत को जिसको कहते हैं ना नंगा करने में, तो हुँ, एक्सपोज़ हुँ, करने में आ गए हैं। तो ये वो इलेक्शन है जो होने से पहले एक्सपोज़ हो गए। यानी एक्सपोज़ हो गए। 77 के जो इलेक्शन 77 के मार्च में हाँ, जाके अप्रैल में जाके एक्सपोज़र उनका पूरा हुआ था, वो अब होने से हुँ, 2 महीना 1 महीना पहले ही हो गया है। जी। ठीक है। अच्छा ये पुलिस का जो आरओज़ को खत है, ये वो उसकी क्या डिटेल्स हैं? और उसका मकसद क्या है जी? देखिए, ग्वालमंडी नवाज़ शरीफ का गढ़ होता था, वहाँ से अनअपोज़ भी अगर वो खड़े होते तो हो ही जाते हैं। तो अब हाँ, ये है कि उनको अपना लाहौर में हल्का नहीं मिल रहा, वो कभी झंग की तरफ देखते हैं, कभी कहीं और देखते हैं, कभी सरगोदे की हुँ, तरफ देखते हैं, दाएँ-बाएँ देख रहे हैं, कभी एनए 60 की तरफ देखते हैं। तो अभी वो उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से खड़ा हूँ। मरियम नवाज़ का भी यही हाल है। लेकिन अब हुँ, उन्होंने इत्मीनान के साथ लिस्टें जारी कर दी हैं, जब उनको ये पता लगा कि 63 नाम डीपीओ साहब जो हैं, वो मुख्तलिफ रिटर्निंग पिंडी ऑफिसर पिंड को हाँ, जी हाँ, कि ये कैंडिडेट हाँ, खड़े नहीं हो सकते। सनम जावेद मैं लिख कर देता हूँ कि सनम जावेद किसी भी शहर से अगर मरियम नवाज़ का मुकाबला करेंगी, तो वो जीतेंगी। इस वक़्त हुँ, पीटीआई ने 2-3 चीज़ों को बड़ा बुलडोज़ कर दिया है। एक ये उन्होंने इमेज क्रिएट कर दिया है कि 2 चोर हैं हमारी पॉलिटिक्स के, 2 बड़े चोर हैं। और हुँ, उन्होंने ये भी एक इमेज बना दिया हुआ है कि जब भी चोरों के खिलाफ कोई बात होती है, तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी मुल्क में परसेप्शन डेवलप हो गया है। एक उनका ये परसेप्शन है, देखें अगर किसी भी पार्टी के पास 30-35% से ज़्यादा वोट आ जाएँ, तो उसको हरा कोई नहीं सकता, जैसा हमने रावलपिंडी के एनए 55 में पुराने इलेक्शन में देखा। हुँ, तो देखा। इस वक़्त भी जो पीटीआई का वोट बैंक मिनिमम अगर हम सर्वे में देखें, तो वो 60% निकल रहा है पंजाब में। हुँ, 60% का मतलब ये है कि अगर आप 20-25 हज़ार वोटों की रिगिंग करा लेंगे, तब भी मतलब वो ये लोग जीत जाएँगे।
तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये वोटों में जाने की बजाय इलेक्शन हुँ, में आने से उम्मीदवारों को रोकें। इसीलिए ये फ़हरिस्त जारी की गई है कि इनको इसलिए रोका करें। जाए। और यही जी, वो सर्वे जो आप बता रहे हैं, ये वो सर्वे है जिसमें 60% बताया गया कि पंजाब में भी जो पीपल्स जी, पीटीआई है वो लीड कर रही है। नून लीग जो है वो 25 के ऊपर है और बाकी जो सब मिल के वो 15 पे हैं। तो इसलिए ये तो जी, बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि ज़ाहिर है आप सही कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है उनके पास कि लोगों को उठा के ले जाएँ और इलेक्शंस जी, के दिन जो है ना वो किसी को वोट ना डालने दें। अच्छा ये जी, हाँ, मतलब मुझे आरओज़ का तो खत्म हो गया। अब ये जो गिरफ्तारियाँ एक तो हो रही हैं, साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सारी ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो इलेक्शंस होंगे और आरओज़ पर एतराज़ का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की जाएगी। तो चीफ जस्टिस का जो फैसला कुन जो ये जो एक सिलसिला है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका जो एक ओवरऑल हम देख रहे हैं जो डिमीनर है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शंस के मुलतवी होने के हवाले से? और जिस तरह कोशिश की जा रही है, आपने अभी देखा होगा जो मुख्तलिफ बार्स के लेटर्स भी आए हैं, उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए 2 बार से जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिनका आपने रेफर किया, ये हुँ, दोनों इस वक़्त आज़म नज़ीर तारड़, एहसन भोन ये जो पीपल्स पार्टी की क्लियर लॉबी है उनकी उसमें है। ये एक्चुअली अब इमेज बनाना चाह रहे हैं कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, वो जमहूरियत के राजा हैं, वो इलेक्शन के राजा हैं, बड़े प्योर और बड़े खालिस इलेक्शन के लिए वो हुँ, डटे हुए हैं। मतलब ये उनका इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि मतलब हुँ, क्रिएट ऐसे कर रहे हैं कि उन पर पीपल्स पार्टी को इतराज़ है। यानी एक साबिक हुक्मरान हुँ, जमात उन पर इतराज़ कर रही है कि वो अपना इलेक्शन ना कराएँ, तो तासुर ये दे रहे हैं कि पीटीआई उन पे एग्री हो जाए, दूसरी जमातें उन पे इत्तेफ़ाक नहीं करती। एक तासुर ये लिया जा रहा है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये सारा ड्रामेबाज़ी है। इलेक्शन कमीशन का इमेज एक न्यूट्रल के तौर पे पेंट करने की कोशिश हो रही है कि ये पीपल्स पार्टी इनसे मुतमईन नहीं है। नून भी कभी इसी तरह के बयानात देती है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला नहीं किया। तो अभी तो वो चुप हैं क्योंकि अभी उनको अपनी कुछ एक्सेस चाहिए इलेक्शन कमीशन से भी। अभी उनको बल्ले का निशान भी सस्पेंड है अभी तक तो है कि सस्पेंड से मतलब कि फैसला भी आना है हुँ, कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन इमैटेरियल हो गया है पीटीआई के लिए कि बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ बल्ले की जगह गेंद आ जाए, वो भी हाँ। अपना पीटीआई जीत जाएगी, बल्ले की जगह कुछ भी आ जाए। तो इस वक़्त इमरान खान का नाम विनिंग हॉर्स के तौर पे एक सिंबल बन चुका हुआ है। लेकिन लेकिन शुएब भाई अगर अगर वो जिस तरह की अभी प्लानिंग लग रही है, वो ये लग रही है कि बिल्कुल एंड पे ले जाएँगे और बल्ले का निशान नहीं देंगे और जब एक एक आधा दिन रह जाएगा तो फिर बल्ले का निशान रोक लेंगे और फिर इनके पास कहेंगे जी कि आपके पास अब हम इसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, आपको हम टिकट वो सॉरी बल्ले क कोई भी निशान नहीं दे रहे, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट जब लड़ेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है कि उनकी इंडिपेंडेंट शनाख्त होगी, ना वो पार्टी के तौर पर वोट डाल सकेंगे, ना ही उनकी कोई वैसे कोई वैल्यू होगी। जी हाँ, जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि अपना पीटीआई को फ़तह मिल गई, ये एक्चुअली फ़तह नहीं मिल रही। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जानबूझ के एंड पर लेके जाएँगे, ताकि हाँ, जो माँगे तो देखिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के लिए वक़्त बहुत थोड़ा दिया इन्होंने। अब ये हाँ, और थोड़े वक़्त में छीना-झपटी भी हो गई, लेटर्स भी आ गए। अब इमरान खान ने बड़ी सही एक गेम की थी कि 5 कैंडिडेट खड़े होंगे कवरिंग हुँ, कैंडिडेट। अब उन्होंने तादाद बढ़ा के अनलिमिटेड कर दिया कि जिसने भी जमा कराने करा दे, जो भी बचेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। हुँ, अच्छा अब ठीक। आपकी बात के पूरे पाकिस्तान में ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। देखिए ना अच्छा, इलेक्शन जी, ही इन्होंने करने नहीं देनी तो बल्ला या कोई एक निशान जो है ना वो मैटर करता है। तो मेरी हुँ, तो तजवीज़ ये है कि इस वक़्त ही आज ही के दिन पीटीआई कोई फ़ैसला कर ले कि हम ये वाला निशान लेना चाह रहे हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो गेंद हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हुँ, चाहे वो इंक हो, दवात हो, कुछ भी हो ना, तो वो इस वक़्त क्लेम कर दें कि ये हमें दे दें। ताकि एक ठीक है। निशान उनको मिल जाए, उस निशान पे लड़ लें बल्ले से हट के क्योंकि इस पे उनके पास अभी बल्ले की जो गेंद है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी कोर्ट में है, जिनकी तौहीन बहुत हो जाती है तो मैं डर रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा। हुँ, हाँ, हाँ, उनकी जी। रोहिन बड़ी जल्दी हो जाती है। अच्छा इस पूरी सूरत-ए-हाल में अगर हम देखें, ये जो ड्रामे-श्रामे चल रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमिश्नर का भी इस्तीफे का ड्रामा सारा कुछ हो रहा है। इसमें आपको क्या लग क्या रहा है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? कैसे इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो फिर क्या होगा? कोई आपको अंदाज़ा है कि अब होगा क्या आइंदा चंद दिनों में? देखिए, जैसे ज़िमनी इलेक्शन साबका मशरिकी पाकिस्तान में हुए थे, उस तरह के हुँ, असल इलेक्शन हमारे मुल्क में होने वाले हैं। जो वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें 2 सीटें जब असल इलेक्शन थे, तो 2 सीटें राजा त्रिदेव रॉय और नूरुल अमीन जीते थे अदर दैन हुँ, अवामी लीग। अच्छा, ठीक। अब भी मुझे ये लग रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो पंजाब में शायद 2 सीटें किसी दूसरी जमात को मिले, बाकी सारी पीटीआई ले जाए, 60% वोटों का मतलब यही है।
अब ये कि ये जैसे इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, उनकी जो साख है वो उसी किस्म की होगी जैसी जम्मू और कश्मीर में इंडिया ने जब इलेक्शन कराए तो उसकी भी जनरल इलेक्शन, या जैसे जगतू फ्रंट ने इलेक्शन कराए थे उसके दौर में हुए थे, वो भी उस तरह के होंगे, या जैसे हमने साबका मशरकी पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन कराए थे उस तरह के होंगे। तो मैं तो बार-बार ये कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते इलेक्शन को सही तरीके से करा दें, वरना फिर हुँ, ये कि ये पाकिस्तान की तारीख के आखिरी इलेक्शन इस लिहाज से होंगे कि उसके बाद कोई मुल्क में ये नहीं कहेगा कि इलेक्शन करा दो और हुँ, आरओ और चीफ जस्टिस से कोई फैसला ले लो। कोई देखें, लोग ज़्यादा मैंने हामिद काज़मी साहब से कहा, मैंने कहा आप इतना जायज़ केस था हार्दिक सैंडल का, तो आप गए क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि हाँ, उन्होंने जैसे एफआईए नक्शा बनाती है ना, कि एक नक्शा बनाया हुआ था कि ये कॉल आई, ये कॉल गई। मैंने कहा ये कॉल हुँ, कहाँ से कहाँ गई? तो उन्होंने कहा ये कॉल मेरे दफ्तर से किसी ने सऊदी अरब में मुकीम उसको मिला दी, जिसको उन्होंने मुझे नहीं बनाया हुआ था। अब देखें, आपके अच्छा, कमरे में आके कोई भी फ़ोन कर सकता है, मेरे घर में आके कोई भी हाँ, फ़ोन कर सकता है। तो इसकी बेस पे उन्होंने हुँ, एस्टेब्लिश किया कि हज स्कैंडल। मैंने कहा आपने क्यों नहीं किया? तो कहते हैं मुझे हुँ, आसिफ ज़रदारी ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी की अदालत में जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, मत जाओ। वहीं हार जाओगे तो हाँ, ये कहने के काबिल भी नहीं रहोगे। तो इस अंदाज़ा किस्म की लगा, जुडिशरी जब अपना इमेज बना देगी कि फलाने की अदालत में जाने का फ़ायदा कोई नहीं। देखिए, बेंच फिक्सिंग का नारा पहले लगता रहा, अब हाँ, बेंच फिक्सिंग नहीं हो रही। चीफ जस्टिस इस वक़्त एक क्रूशियल टाइम पर मुझसे बाहर हैं और उन्होंने जाने से पहले एक रिलीफ ले लिया। साथ रुकनी, हाँ, हाँ, रिलीफ मीन्स के बेगम का जो किसी भी जज की बेगम का अपने वहाँ पे जामा तलाशी नहीं होगी बॉडी सर्च नहीं एयरपोर्ट पे। होगी, हाँ, हाँ, हुँ, उन्होंने कहा कि हम तो इसको सिस्टम को बराबर लेवल पे लाना चाह रहे थे कि जब हमारे हम पल्ला लोगों की नहीं होती तो बेगमात की नहीं होती तो हमारी क्यों हो? अब हाँ, ये चीज़ देखिए, आप रिलीफ तो ले रहे हैं, जजेस का काम ये नहीं है। उन्होंने अपने एक फैसले में जो साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ लिखा था, जिसमें साकिब निसार साहब का भी रेफरेंस था, हुँ, हुँ, तो जब उसमें उन्होंने इमाम हनीफा का रेफरेंस दिया था, तो इमाम हनीफा के नक्शे कदम पे चलें, जो एक गोशा तनाई में रह के इस्लाम की तरवीज, इशाअत, तरक्की के लिए काम कर रहे थे। तो हाँ, वो हाँ, इमाम अबू हनीफा के नक्शे कदम पे अबू हनीफा, चलें, वो किसी ठीक, ऐसे नक्शे कदम पे ना चलें, बराबरी देखिए, जजेस का काम नहीं है कि वो बराबरी में जाएँ। जी। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा ये आपने अभी साकिब निसार साहब का ज़िक्र किया तो मुझे याद आया कि आज तो उनके घर पे अटैक हुआ है, बम हमला हुआ है, तो ये क्यों हुआ है और इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कोई मैसेज दिया गया है बाकी जुडिशरी को? बिल्कुल जी, देखो, मैंने जब ये जो पाकिस्तान में जब टेररिज़्म शुरू हुआ तो इसकी रिसर्च में गया, तो 1948-49 में भी मुझे ऐसे अपना वाक़यात मिले मुख्तलिफ़ अख़बारात में कि कोई क्रैकर से हमला हुआ केपीके के किसी इलाके में, कबायली इलाकों में, बाजोड़ में, इधर-उधर। अब ये चीज़ पंजाब में मैंने पहली दफ़ा पढ़ी कि बम हमले हुए, मतलब हाँ, क्रैकर फेंके गए। ये एक ऐसी बड़ी शख्सियत पे, छोटे-मोटों पे तो इंसिडेंट इक्का-दुक्का होते रहे। चलते रहते घरों हैं। के दरवाज़ों पे भी फायरिंग होती रही है, गेट पर भी फायरिंग होती रही है, मुख्तलिफ लोगों की हुई भी है। अब ये पहला मौका है कि चीफ जस्टिस लेवल के साबिक चीफ जस्टिस लेवल के अफ़सर के घर पे फायरिंग हुई हुँ, और ये तासुर दिया गया है कि मुल्क में कोई भी सेफ नहीं है। अच्छा, इस सेफ वक़्त नहीं मैं तो ये है। कहूँगा कि डाकुओं को फ्री हैंड है, चोरों को फ्री हैंड है। उसकी वजह ये है कि सारी पुलिस, अभी मुझे कोई साहब बता रहे थे कि 2-2 सौ के पुलिस अफ़सरान पर जो सिविल में और वर्दी में भी होंगे, जत्थे तश्कील दिए गए हैं जो कागज़ात नामज़दगी छीनेंगे। अच्छा, अब वो कागज़ात नामज़दगी नहीं छीन रहे, साथ में शनाख्ती कार्ड भी लेके भाग रहे हैं और दीगर मैट्रिक की या किसी की सनदें जो साथ लगनी होती हैं, कोई वो भी हुँ, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी के कागज़ को फलाने, वो भी लेके भाग रहे हैं। अब इसका बनाने का प्रोसेस जो वैसे ही 1-2 महीने का है। तो हाँ, अगर नाज़रा कह दे हमारे पास एक शनाख्ती कार्ड के लिए कागज़ अवेलेबल नहीं है, कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो कागज़ तो गया फिर। तो वो भी नहीं बनेगा। हाँ, इसलिए इसलिए ये पाकिस्तान की तारीख के मोस्ट, जिसको कहते हैं ना, रिग्ड तरीन इलेक्शन है और इसका रास्ता हमवार करने के लिए ये बताया जा रहा है कि जुडिशरी भी हमारी रेंज में है। वो जी। नज़र आ रही है। अच्छा ये भी बताएँ कि ये इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई थी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं नून लीग के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो क्या ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है जी? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना, वो गर्मियों में चीज़ें फैलती हैं, ये सर्दी में फैल रही है। पहले सुना था कि इन्होंने कौमी असेंबली की 40 सीटें माँगी हैं, अब सुना है कि इन्होंने हुँ, कौमी असेंबली की 52 सीटें माँग ली हैं। क्या और बात! नवाज़ शरीफ ने जो लिस्टें अनाउंस की हैं, उसमें इनके जो प्यारे हैं, वो शामिल नहीं हैं। हुँ, मसलन जो इब्तिदाई लिस्ट मैंने देखी, उसमें नवाब शेर वसीर शामिल नहीं है, उसमें वो जो अपना फैसलाबाद से एक और साहब थे, वो शामिल नहीं है, जो पीटीआई से आए थे। तो हुँ, वो इनको कहीं भी अकोमोडेट पंजाब में नहीं करना चाह रहे। उनकी ऑलमोस्ट वही पुरानी है जो जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ी तरक्की दी और इंडिया के बराबर हुँ, कर दिया। हमने देखा ना, एक ज़माने में ये था कि पाकिस्तान हाँ, और इंडिया बराबर थे, पाकिस्तान इंडिया को बैलेंस कर रहा था।
अब हुँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अपना नेपाल और भूटान को बैलेंस कर रहा है, तो इंडिया जो है चाइना को बैलेंस कर रहा है इंटरनेशनल सिनेरियो में। तो ये 6 हुँ। जो हुकूमतें थीं, 3 इसकी नवाज़ शरीफ की, 3 पीपल्स पार्टी की, इन 6 हुकूमतों ने मुल्क को इस दर्जे गिरा दिया है कि आज हमारा पासपोर्ट जो है ना, वो अफ़गानिस्तान और ओह अपना हो, हो! सोमालिया के बाद 196 नंबर पे, इराक से हम ऊपर हैं, बाकी इन मुल्कों से अल्लाह नीचे हैं। तो और अच्छा ये अब वो मुल्क साथ ही है जहाँ ट्रैवल गाइड है, जहाँ पाबंदी लगी हुई है, जहाँ हुँ, पाकिस्तान में हुँ, पाबंदी नहीं लगी तो हम इसमें। तो इसलिए उनको हम लाना चाह रहे हैं, तो हमने अपने आप हाँ, को बेहद इंटरनेशनल, नेशनल गिरा लिया है। गिरा लिया। अच्छा ये नून लीग के साथ जो अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो साथ ही साथ इनका ज़रा मुझे बताएँ कि एमक्यूएम का भी एक सिलसिला चल रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा है? उससे कोई इत्तेहाद की आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? जी। अच्छा, इस्तेकाम पार्टी का तो मुझे पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। हुँ, एमक्यूएम जो है वो एक ऐसा मोरा टाइप शय है जो देखती है कि कभी जैसे होता है ना कि हाँ, अंगूर लटक रहे हैं तो कभी बंदा सोचता है ये वाला खींच ले, कभी सोचता है ये वाला खींच ले। तो उसी हाँ, तरीके से जो जिन्होंने अंगूर जिनके लिए खट्टे हैं वो कभी इस अंगूर को मुँह मारते हैं, कभी उसको मारते हैं, तो कभी पीपल्स पार्टी की तरफ, कभी इसकी तरफ। अब जो अलायंस बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने जो ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर दाख़िला जब पीपल्स पार्टी में गए, तो उन्होंने ये सिग्नल दे दिया है कि बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हुँ, अच्छा, अब इससे ठीक। एमक्यूएम ने ये सिग्नल लिया कि कहीं पीपल्स पार्टी उनके गुड बुक्स में ना चली जाए, क्योंकि पीछे ये सिग्नल आ रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी सिंध से भी फ़ारिग़ है। हाँ, अगर पीपल्स हाँ, पार्टी सिंध से भी फ़ारिग़ हो जाती है, तो एमक्यूएम क्यों एक अलायंस करेगी फ़ारिग़ पार्टी के साथ? हाँ, तो सही बात। इसलिए वो अब अभी देख रही है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे पहले उनको 2-4 सीटें मिली थी, इस तरह 2-4 सीटें मिल जाएँगी, वो किसी बार्गेनिंग पावर में नहीं होंगे। तो फिर इसमें इस सूरत-हाल में फिर पीपल्स पार्टी के साथ आप क्या समझ रहे हैं कि कुछ लेन-देन हो जाएगा इनका, कुछ मामला ठीक हो जाएँगे, उसका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, या मुझे सिंध हाथ से ये निकल देखिए जाएगी? नवाज़ शरीफ इनकी बुक से निकल गया। मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ जो है ना अभी इनके लिए प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड बनने वाला है, क्योंकि हाँ, पंजाब में इस्तेकाम पार्टी को इन्होंने नहीं सीटें दी। तो शोएब भाई जो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे? जी हाँ, लग ये कुछ ऐसा रहा है कि ये खुद शायद अभी भाग-भूग जाएँ, अभी तो ये पुरुम्मीद हैं। क्योंकि हुँ, पंजाब अगर अभी इन पे देखें ना, ये किस हद तक सौदेबाज़ी में आ सकते हैं। पंजाब इनको हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हाँ, पंजाब उन्होंने माँगा है अलीम खान के लिए। अभी अलीम हाँ, खान की पार्टी किसी शुमार कतार में है नहीं। लेकिन अगर हुँ, ये फ्यूचर में ऐसी मैनेजमेंट कर लेते हैं, देखिए इस वक़्त इलेक्शन नहीं हो रहे, मैनेजमेंट हो रही है, सरकारी फाइलें घूम रही हैं, इसको रोकना है, उसका दरवाज़ा बंद करना है, इसको करना है। इलेक्शन हाँ, तो इस हाँ, तरीके से हाँ, हो रहा है ना, कि हमने हाँ, एक मैनेजमेंट करनी है, सड़कें बंद करके किसी को आने देना है, किसी को जाने देना है, किसी को रोक लेना है, किसी को कमरे में बंद कर देना है। तो हुँ, ये इस तरह के इलेक्शन है जिसमें ख़ास सिलेक्शंस चल रही हैं। तो नवाज़ शरीफ को अगर ये पता लगा कि पंजाब उसके हाथ से निकल गया, केपीके का ये इलेक्शन हुँ, जितना मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी रिगिंग कर लें, पीटीआई जीतेगी, क्योंकि सबको पता है कि कौन पीटीआई का, कौन नहीं है। वहाँ हुँ, रिगिंग के ठीक, बावजूद कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के मौका ना मिलने के बावजूद भी पीटीआई विन कर जाएगी। बलूचिस्तान में वैसे ही पीपल्स पार्टी का सिग्नल जा रहा है, सिंध वैसे ही नून के हाथ में नहीं है, हाँ। देते-देते निकल गया। तो तो ये नवाज़ शरीफ सराइकी साहब इत्तेहाद को का क्या बनेगा? सराइकी इत्तेहाद भी तो है वो ना? सराय की ताक तो फ़ारिग हो गया ना, इस्तेहकाम पार्टी की शक्ल में वो एक निकल आया ना सरफ़ेस पे। उसकी अपनी अच्छा, जो सराय की ताक के जो साबिक लोग थे, वो कुछ तो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उनको ये समझ आ गई है कि मुकदमे ख़त्म होने के बावजूद भी कायम है। अब हाँ, देखें ना, हाँ, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमशेद चीमा साहब ने, लेकिन बाद में हमने देखा कि उनकी बेगम पे भी और उन पे भी पर्चे बन पर्चे गए। बन गए। हुँ, वैसे वो जो फवाद चौधरी साहब ने किया, उन पे भी पर्चे बन गए। तो ये पर्चे एक ऐसी चीज़ें हैं जो 100% एतमाद के लोग ये लाना चाह रहे हैं अगले इक़्तिदार में। और हुँ, इसके लिए इनकी कोशिश है कि नवाज़ शरीफ भी 100% स्ट्रेंथ ना ले सकें। लेकिन इनको इसलिए अपने भी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में जितवाने होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं जितवाएँगे, इस्तेकाम पार्टी को ये लाना चाहेंगे, ताकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बने, वो इन इक़दामात को सपोर्ट कर सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होगी, जो हम अभी हाँ, तक एक हाँ, साबका हुकूमत 16 महीनों में जो गंद घोल चुकी है ना, उसको यकीनी तौर पर बैलेंस करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ। उसके लिए ये नवाज़ शरीफ को बड़ा एक लूला-लंगड़ा बनाएँगे, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट लाएँ और उसके लिए इस्तेकाम पार्टी को लाएँगे। तो ये अभी एक बहुत बड़ा chaos आगे पैदा होगा। वो जी। होने वाला है, अच्छा। अच्छा, साथ ही साथ ज़रा मुझे ये बताएँ कि लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन जो है वो हम देख रहे हैं कि कोई इतनी अच्छी नहीं है। पिछले दिनों में हमने देखा धमाके हुए डीआई खां वगैरह में, दूसरी जगहों पे भी। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से भी एक बहुत बड़ा जो जुलूस है, वो इस्लामाबाद में है और
ये जो सूरत-ए-हाल है, ये इलेक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगी? ये क्या वजह है जी? इतने लोग क्यों आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं? उनके कंसर्न्स क्या हैं? उस जुलूस पर तो पुलिस एक्शन हो चुका हुआ है, जो इस्लामाबाद में है। उसमें जो जी, उनके एक खातून लीडर हैं, उन्होंने बड़ा एक सनसनीखेज़ बयान दिया है। बड़ा दुःख होता है वो बयान करते हुए कि जी। अगर अब इस्लामाबाद ने हमें ना सुना, तो हुँ। हम इस्लामाबाद की तरफ कल नहीं देखेंगे। ओए होए! आप इस आप इस जुमले की गहराई को समझने की कोशिश करें और जो लोग मुल्क को चला रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि मुल्क को कैसा चला रहे हैं। हम तो देख रहे हाँ। हैं कि हमारी नज़र में मुल्क कैसा चल रहा है। हमने तो 40 50 साल की जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, उसमें कभी मुल्क को इस तरह से चलते नहीं देखा जैसा आज चलते देख रहे हैं। और कभी मुल्क का इंटरनेशनल लेवल पे पासपोर्ट मीन्स मुल्क की साख, इंटेग्रिटी। एब्सोल्युटली, और ये जो एब्सोल्यूट जो पासपोर्ट की इज़्ज़त है, वो पासपोर्ट होल्डर की इज़्ज़त होती है। जब अमेरिका में गया तो उन्होंने देखा पाकिस्तान का पासपोर्ट, मैं स्टेट डिपार्टमेंट का गेस्ट था। लेकिन जैसे ही हाँ, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा पाकिस्तान, हे! पाकिस्तान! हाँ, उन्होंने यूँ करके ना दूसरी लाइन में फेंक दिया। तो मतलब हाँ। जब पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं होगी, तो शहरी की इज़्ज़त नहीं होगी। हमें इस चीज़ का कैसे? रियलाइज़ इस चीज़ को करना चाहिए और इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि जो लोग इस वक़्त बलूचिस्तान देखिए बलूचिस्तान के लोग कबायली हैं, वो बाद-औक़ात अपनी चीज़ों के लिए बड़ा स्टैंड कर जाते हैं। हाँ, जो कुछ हाँ। पंजाब में हो रहा है, वो बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा है। मैं इसलिए कह हुँ। रहा हूँ कि देखो लोग इस वक़्त गिरफ्तार हैं, मुकदमे हैं, चल नहीं रहे। जो ताख़ीर है इंसाफ़ में वो ताख़ीर जो हाँ, बज़ाते खुद बेइंसाफ़ी है, बज़ाते खुद नाइंसाफ़ी है। इंडिया एब्सोल्यूट पर एक बिल्कुल ह्यूज सही। एलिगेशन है कि लोग जेलों में वो फ़ैसले नहीं कर पा रहे और हुँ, 1/3 से ज़्यादा लोग हैं जिन पर 5-5 साल तक कोई एफआईआर के मुताबिक पहली फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। 10 साल एक नॉर्मल पीरियड होता है जो बंदा गुज़ार देता है प सज़ा हाँ, मिलनी हाँ। होती है 5 साल की। तो हम भी अगर इसी तरीके से करेंगे तो हमारा भी अदालती निज़ाम का पहले ही इंटरनेशनल मंज़रनामे में जो हुँ, रैंक है वो बहुत ठीक है, ऊँचा ही है ठीक ऊँचा है। जी। ठीक। अच्छा, आखिर में सिर्फ़ ये मुझे बताएँ कि ये जो अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा न्यूज़ बनी इंटरनेशनल लेवल पे भी वो इमरान खान का जो डिजिटल जलसा पीटीआई की तरफ से अरेंज किया गया था और उसमें फिर उन्होंने एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने वो तजुर्बा किया इमरान खान की आवाज़ के अंदर। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम हमारी गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है और तमाम इंटरनेट और तमाम यूट्यूब चैनल्स वग़ैरह सारे बंद कर दिए। ये दोनों के ऊपर मुझे बताएँ कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा जी? देखिए जो हमने एक सुना हुआ था कि नाक पर मक्खी बैठी तो नाक काट दी। तो हमने तो हुँ, वही सुना देखा भी पाकिस्तान में अब के जहाँ मक्खी बैठे नाक काट दो। तो अब अगर इमरान खान ने डिजिटल किया तो पीटीए ने सारे मीडिया के जो एक्सेस थे वो इंटरनेट बंद बंद कर कर दिए, दिया। सर्वर बंद कर दिए। तो यूट्यूब बंद हो गया, ट्विटर स्लो हो गया, सारी चीज़ें स्लो हो गई जिस चीज़ पे जाना था। लेकिन इससे हुँ, कमोबेश जो डाटा सामने आया है ना वो इनिशियल देखें मैंने भी इसको चेक करता रहा और डाटा बिल्कुल जेन्युइन है हुँ, कि इमरान खान के ऑन एयर जाने से पहले 2 घंटों में जो उसकी रीच थी वो 9 लाख हो चुकी थी पाकिस्तान में, जो फिगर अच्छा। नज़र आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो एक और इंटरनेशनल इदारों ने डाटा जारी करना शुरू किया, उन्होंने हुँ, ये किया कि ब्लैक आगे लिखा कि पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ शार्क जो है वो तारे काट रही है। तो वो शार्क समझते हैं ना तारे काट जाती है, तो वो शार्क ने तारे काटी पाकिस्तान में काफ़ी सारी। हुँ, तो हुँ, अब देखें जब हमने इससे अपने इमेज इंटरनेशनली क्या किया, इंडिया था कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाज़ को दबाने के लिए वो बंद कर करता रहा था। था, फिर वो हुँ, मणिपुर में आवाज़ को दबाने के लिए हुँ, इंटरनेट बंद कर रहा था। फिर जहाँ-जहाँ भी मुसलमानों पे तशद्दुद या कार्नेज हुआ, उन्होंने सबसे पहले हुँ। इंटरनेट बंद किया, चाहे वो देखिए वही करौली हो वही चाहे चीज़ हमने भी की है। वही चीज़ हमने जी, भी जी। की है ना फिर। हाँ, वही तो इसका हमने इसका कर दिया मतलब तो है कि हम नेगेट मोदी को सीख रहे हैं, मोदी के पैरोकार प्रैक्टिकली बने हुए हैं, तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें, क्योंकि इसके ऐसा ना असरात करें। देखो चीज़ें गम, दुःख इंसान के उसमें बैठ जाते हैं। हम इस वक़्त एक हाँ, ऐसी कौम बने हुए हैं जो हँसना भूल गए हुए हैं, हम ऐसी कौम है जो खुश रहना भूल गए हुए हैं। हम ऐसी कौम है जो अच्छा गुज़ारा करना भूल गए हुए हैं, हम ऐसी कौम बन चुके हुए हैं जिनको उम्मीद नहीं है कि हमारा फ्यूचर ठीक होगा। हर आदमी ओहो! मुझसे सवाल करता है कि शोएब साहब पाकिस्तान चलेगा कि नहीं चलेगा? या पाकिस्तान कितना हुँ, चलेगा? तो मैं हाथ जोड़ के आपके वसासत से ये अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ऐसा निज़ाम कायम करें कि लोग ये ना पूछें हुँ। पाकिस्तान चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, लोग ये हाँ। पूछें कि उम्मीद पाकिस्तान जो कायम है रहनी वो चाहिए। कितना अच्छा चलेगा। इतना तो अच्छा चलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया सुहेब भाई। अल्लाह करे कि आपकी बात सुनी जाए और उसके ऊपर अमल भी हो और अल्लाह करे कि मामलात जो हैं वो ठीक हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू जी।